अच्छा बेटा देखें, इसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू पॉइंट मासेस। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो ये है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब ये है कि इसमें ना हम एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट मासेस हैं, यानी बिल्कुल डायमेंशनलेस हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, यानी मास छोटा नहीं है, साइज में छोटे हैं यूं, इस तरह से, यानी यूं बहुत बड़े बड़े यूं स्फेरिकल बॉडीज नहीं है। ये बेसिकली न्यूटन्स लॉ जो है वो उस हिसाब से बनाया गया। स्टेट एक्सप्लेन व्हाई ऑल्दो द प्लैनेट्स एंड द सन आर नॉट पॉइंट मासेस द लॉ आल्सो अप्लाइज टू द प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग सन। इसलिए कि ये सन है, ये प्लैनेट है। अब प्लैनेट उस सन से इतना दूर है कि उनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है ये इट्स मच बिगर देन देयर ऑन रेडियस। ये इसका रेडियस r1, डिस्टेंस इज मच बिगर देन r1, the same distance is much bigger than r2, hence we can safely assume planet and sun as point masses situated at their center. The law will work best or it will not create any problem. तो ये जो पहला पॉइंट है कि although that the planets and sun are not point masses, the law also applies to the planets orbiting the sun. ये है कि उनको आप assume कर सकते हैं to be situated at their centers और उनका सारा मास कंसंट्रेटेड है बहुत ज़्यादा हाईली डेंस पॉइंट की शक्ल में। तो ये क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक सी अप्रोक्सीमेशन है, कोई गलती नहीं, क्योंकि डिस्टेंसेस उनके दरमियान बड़े लार्ज हैं। और वैसे जो अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने लगाया था जब 1 kg और प्लैनेट का लगाया था तो पूरे प्लैनेट को आपने एज्यूम कर लिया था कि वो यहाँ पर है। इट्स अ फेयरली वैलिड अप्रोक्सीमेशन फॉर 1 kg's पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें ये लग सकती है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई और प्लैनेट आ जाए यूं टच कर रहा है उसको, फिर नहीं आप पॉइंट मास अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते, क्योंकि फिर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो और उनके रेडियस, इनके जो रेडियस हैं वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है। इस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप नहीं लगा सकते मैथमेटिकली। अच्छा, अब इसमें ये चीज देखें कि ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड शो सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड सर्टेन डिफरेंसेस। स्टेट वन एस्पेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेयर देयर इज अ सिमिलैरिटी एंड वेयर देयर इज अ डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया जी कि ग्रेविटेशनल फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में सिमिलैरिटीज बताएं और क्या कहते हैं उनके डिफरेंसेस बताएं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, एक ही दफा मैं डिटेल में लिखवा देता हूँ ताकि बार बार ये अगर आए तो आपको आपको पता हो। ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स या फील्ड। पहली बात तो ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि बोथ आर, ये सिमिलैरिटीज लिखवा रहा हूं, क्या लिखवा रहा हूं, सिमिलैरिटीज। आपने अभी पढ़ा है कि जनाब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस, और कूलम्स लॉ में भी आपने पढ़ा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब है कि डिस्टेंस डबल करें तो फोर्स 1/4 हो जाता है, डिस्टेंस ट्रिपल करें तो फोर्स 1/9 हो जाता है। तो हम कहेंगे कि both follow inverse square law, both follow inverse square law। both follow inverse square law, ये पहला पॉइंट है इनका। both follow inverse square law, इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस डबल करने से 1/4 और डिस्टेंस ट्रिपल करने से 1/9, डिस्टेंस 4 टाइम्स करने से 1/16, ये बात है। दोनों में बोथ में f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दूसरी बात ये है कि बोथ आर कंजर्वेटिव फील्ड्स। कंजर्वेटिव फील्ड्स कौन से होते हैं? वो ये बात है कि ये चीज देखें कि ये प्लैनेट अर्थ, अब आप एक बॉडी को यहाँ से उठाकर यहाँ लेंगे
तो उसमें गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आप निकालते हैं mgh से, और अगर आप ऐसे ऐसे जाएं तब भी आप वही गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप बड़े लहरा के यहाँ पहुँचे तब भी वो mgh ही टोटल गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर वेरी स्मॉल हाइट्स। तो इसमें टोटल वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड। बिल्कुल इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक +1 कूलम पड़ा हुआ है, वो यहाँ आते हुए अगर आपके 200 जूल्स खर्च हुए हैं, तो अगर आप ऐसे ऐसे करके यूं करके भी यहाँ आते तो भी 200 जूल्स ही खर्च होने थे। अगर वो पीछे से जाकर यूं लहरा कर आते तो भी 200 जूल्स ही खर्च होने थे। द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड। और इसमें भी ये दोनों की प्रॉपर्टी है कि टोटल वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड। Total work done is independent of the path forward. Work done is independent of the path forward. Total work done depends upon initial and final position, irrespective of the path that you've taken. ये दोनों की प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है जनाब, इनमें एक सिमिलैरिटी और ये है कि both conservative field follow inverse square law, both have same kind of equation formats. ये देखें गो फिजिक्स, ये देखें एक का रूल है, ये है G m1 m2 ओवर r स्क्वेयर, उनका है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r स्क्वेयर। अगर इसमें है G इज इक्वल टू F ओवर M, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ E है F ओवर Q। अगर यहाँ पर G जो है वो GM ओवर R स्क्वेयर के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है KQ अपॉन R स्क्वेयर। यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है माइनस GMM ओवर R, वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है माइनस और प्लस माइनस KQ अपॉन R। यहाँ पर जो G है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ग्रेडियंट है, वहाँ पर E जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ग्रेडियंट से रिलेटेड है विद नेगेटिव साइन। और उसके अलावा आप इस तरह देखें, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है माइनस GMM ओवर R, वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है माइनस KQ अपॉन R। तो ये सारी इनमें सिमिलैरिटीज हैं। उसके अलावा इनमें डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? इनमें डिफरेंसेस ये हैं कि आप ये नंबर आपको डिफरेंसेस यहाँ से पता चलेंगे। आप देखें F इज इक्वल टू GM1 M2 ओवर R स्क्वेयर में जो G है वो 0.0000000667 है, और F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर में जो K है वो ये है। ये इतनी बड़ी ह्यूज वैल्यू जो है ये बताती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, और ग्रेविटेशनल फील्ड, ये छोटी वैल्यू बताती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत वीक है। तो इनमें पहला डिफरेंस तो आप लिखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स बट लॉन्ग रेंज, बहुत दूर दूर तक मिलियंस बिलियंस ऑफ किलोमीटर तक एक्ट करता है, लेकिन वीक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक एंड लॉन्ग रेंज। LR से मुराद लॉन्ग रेंज और W से मुराद वीक। और whereas इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज। ऐसा नहीं है कि आप कह सकें कि जो सन है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो प्लूटो नेगेटिवली चार्ज है तो वो उसको ट्रैक्ट कर रहा है, उधर तक वो असर नहीं चाहता। सेकेंड पॉइंट इसमें ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स इज अट्रैक्टिव, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ये इनके दरमियान एसेंशियल डिफरेंसेस हैं।